हाय फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट मिस्टर सनशाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 14 के बारे में। आई होप हमारी आपने इसके पहले क्लास नंबर 1 to 13 देख ली होगी। और हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम बात करेंगे अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम, समरी और इसके साथ ही साथ थीम, इंपॉर्टेंट इमेजरी, लिटरेरी डिवाइसेस, इंपॉर्टेंट लाइन्स, कैरेक्टर एनालिसिस, क्रिटिकल अपीयरेंसेस और इसके साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो हमेशा की तरह चलिए स्टार्ट करते हैं अबाउट द राइटर से एंड देन अबाउट द पोएम, जो कि आपके मेंस में लिखने के लिए बड़ी काम करेगी। सो हेयर वी गो। अबाउट द पोएट के सेक्शन में देखें तो ब्रेक 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 जिसे लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक मेजर विक्टोरियन पोएट है जो जाने जाते हैं अपने डीप इमोशनल एक्सप्रेशन, म्यूजिकल लैंग्वेज और थीम्स ऑफ लॉस एंड फेथ के लिए। ये पोएम रिफ्लेक्ट करती है उनके पर्सनल ग्रीफ के लिए जो सडन डेथ हो गई है उनके क्लोज फ्रेंड की। ये पोएम लिखी गई थी, सी हेयर, ये पोएम लिखी गई है 1835 में, जिसका पब्लिकेशन होता है 1845 में। और ये फॉर्म है एक लिरिक पोएम का जिसका स्ट्रक्चर है 4 क्वार्टरन में 4 लाइन स्टैंजास की है, जिसकी राइम स्कीम ए बी है और इसका मीटर एम्बिक विथ म्यूजिकल रिपीटिशन में है। ये पोएम एक्सप्रेस करती है डीप सॉरो एंड इमोशनल पेन जो कि उनके लव्ड वन की डेथ के कारण प्रोड्यूस हुआ है। समरी की बात करें तो ये पोएम बिगिंस होती है रिपीटेड वर्ड ब्रेक ब्रेक ब्रेक, डिस्क्राइबिंग द वेव्स क्रैशिंग अगेंस्ट द कोल्ड ग्रे स्टोन। और स्पीकर वहाँ खड़े होकर एक टक निहारते रहता है सी को और फील करता है अनेबल टू एक्सप्रेस हिज डीप सॉरो। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को काफ़ी असहाय फील कर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसी सिचुएशन में करे तो क्या करे। और वो ऑब्जर्व करता है फिशरमैन के लड़के को और सेलर्स, फिशरमैन का बॉय और सेलर्स लेड, लेड का मतलब ही होता है बॉय, जो हैप्पली प्लेइंग एंड सिंगिंग कर रहे हैं। दिस आर गोइंग टू बी द सीन कि वो वहाँ पर क्या कर रहे थे, वो प्लेइंग और सिंगिंग कर रहे हैं। और देयर जॉय कंट्रास्ट शार्पली विथ हिज ग्रीफ, और उनका जो जॉय है वो इसके ग्रीफ से क्या कर रहा है, कंट्रास्ट कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, दुनिया में दो तरह के इंसान एक वक्त पे दो अलग अलग फीलिंग शेयर कर सकते हैं। अगर कोई हैप्पी है, सी हेयर, अगर कोई हैप्पी है तो अब ऑब्वियस सी बात है उसके अपोजिट कोई इंसान होगा जो सैड होगा। तो यही वो बात कर रहे हैं कि उनका जो फीलिंग था वो कंट्रास्ट वाला था। शिप्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द हार्बर सिंबलाइज लाइफ कंटिन्यूइंग एज यूजुअल। और यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि अगर कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो हमारी जो लाइफ है वो एज़ यूजुअल चलती है। कुछ वक्त के लिए स्टॉप जरूर होगी, बट वो हमेशा के लिए स्टॉप हो जाए ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, स्पीकर रिमेंबर करता है उन पुराने दिनों को याद करते हुए वैनिस्ड हैंड एंड वॉइस दैट इज स्टिल। ये जो दो पार्ट यहाँ पर एज अ फ्रेज यूज हुए हैं, वैनिस्ड हैंड एंड वॉइस दैट इज स्टिल, ये रेफर करते हैं उनके डियर फ्रेंड को। सी कंटिन्यूज इट्स मूवमेंट बट स्पीकर्स पास्ट हैप्पीनेस विल नेवर रिटर्न। वो अपने दोस्त को याद करने में इतना खो गया है, उसको लगता है कि उसके जो पास्ट के दिन हैं अब वो दोबारा लौट कर कभी वापस नहीं आएंगे। ये पोएम एंड होती है एक पेनफुल रियलाइजेशन पे। और पेनफुल रियलाइजेशन क्या है? दैट द डेज आर गॉन विल नेवर कम बैक। वो सारे दिन जो उन्होंने अपने दोस्तों के साथ बिताए थे वो दिन कभी दोबारा वापस लौट कर नहीं आने वाले। दिस इज़ ऑल अबाउट दैट। इस पोएम के थीम की बात करें सो ये 5 थीम्स यहाँ पर निकल कर आती हैं, जिसमें से फर्स्ट है ग्रीफ एंड लॉस, सेकंड है मेमोरी एंड नोस्टैल्जिया, थर्ड इज इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस पेन, फोर्थ पैसेज ऑफ टाइम एंड फिफ्थ इज कंट्रास्ट बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन इमोशन। इंपॉर्टेंट इमेजरी की बात करें जो इस पोएम में आई हुई हैं, कोल्ड ग्रे स्टोन्स, फिशरमैन्स बॉय, स्टैनले शिप्स, वैनिस्ड हैंड, ये चार यहाँ पर यूज़ हुई हैं। सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी हेयर सिंबल ऑफ कोल्ड ग्रे स्टोन, ये सिंबल है इमोशनल नमनेस ऑफ एंड लोनलीनेस का। फिशरमैन्स बॉय ये रिप्रेजेंट करता है इनोसेंस एंड जॉय ऑफ लाइफ को। स्टैनले शिप ये सिंबल है लाइफ ऑफ मूविंग फॉरवर्ड का। और वैनिस्ड हैंड ये रिप्रेजेंट करते हैं डेथ एंड परमानेंट सेपरेशन को। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें जो इस पोएम में यूज़ हुई हैं, एंड देयर आर 3 लिटरेरी डिवाइसेस एंड दोज आर रिपीटिशन। हेयर ऑन दिस पेज वी हैव अ 3, रेस्ट ऑफ हेयर वी हैव, रेस्ट इफ वी कंक्लूड इट total there will be a 5. So first is repetition. Repetition is talking about break break break, emphasizes emotional intensity। वो जोर देकर उनकी जो भावनात्मक पहलू है उनके बारे में बात कर रहा है। इमेजरी की बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग विजुअल इमेजेस है किसका, शी और शोर का। दिस इज ऑल अबाउट शी एंड शोर। थर्ड है कंट्रास्ट, ये कंट्रास्ट है जॉय ऑफ चिल्ड्रन वर्सेस स्पीकर्स सॉरो। ये हमने ऊपर के पार्ट में भी देखा था। यहाँ पर सिंबलिज्म क्या है, सी रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूस टाइम को, स्टोन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हार्डनेस ऑफ ग्रीफ को। और एलिट्रेशन क्या है,
कोल्ड ग्रे स्टोन। इंपॉर्टेंट लाइन जो इस पोएम में आई हुई हैं और अगर आप अपने मेंस में इसे यूज़ करें सो योर आंसर विल समथिंग डिफरेंट देन अदर्स। सो द फर्स्ट इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये रिफ्लेक्ट करता है अनकंट्रोलेबल सॉरो को। बट ओ फॉर द टच ऑफ वैनिस्ड हैंड, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं लॉन्गिंग फॉर द लॉस्ट फ्रेंड। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल, ये एक्सप्रेस कर रहे हैं सिम्बलाइजिंग डेथ एंड साइलेंस को। कैरेक्टर एनालिसिस की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट कैरेक्टर है स्पीकर, दूसरा कैरेक्टर है उसका लॉस्ट फ्रेंड। इसी दोनों के इर्द गिर्द ये पूरा का पूरा पोएम एक्सप्रेस हुआ है। सो फर्स्ट में अगर आप देखें सो स्पीकर के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ है, ग्रीफ स्ट्रिकन एंड इमोशनली ब्रोकन, अपने दोस्त की याद में, अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग फुली, कि ऑब्वियस सी बात है कोई वहाँ पर है ही नहीं जो उसके उस फीलिंग को समझ पाए। और थर्ड है फील्स आइसोलेटेड फ्रॉम द हैप्पी वर्ल्ड, और उसे लगता है कि इस पूरी भरी दुनिया में अब वो अकेला हो चुका है, द वर्ड आइसोलेटेड। नेक्स्ट की बात करें लॉस्ट फ्रेंड की, रिमेंबर्ड विद द डीप अफेक्शन, वो पूरी तरीके से अंतरात्मा से भर गया है। सिंबल ऑफ लॉस्ट कंपेनियनशिप, कंपेनियनशिप का मतलब क्या होता है, साथी। नेक्स्ट है रिप्रेजेंट्स इवर्सिबल लॉस, ई रिवर्सिबल मतलब कि कोई ऐसी चीज़ जो एक बार जा चुकी है उसको वापस रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसको वापस दोबारा नहीं लाया जा सकता। दिस इज ऑल अबाउट दैट। क्रिटिकल अप्रिसिएशन की बात करें तो फर्स्ट में आप देखेंगे ब्रेक ब्रेक ब्रेक, एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल एलिजिक, एलिजिक का मतलब दुख प्रकट करने वाला लिरिक है, कविता है। ये यद्यपि फॉर्मल एलिजी नहीं है लेकिन ये एक्सप्रेस करती है पर्सनल ग्रीफ को इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। और इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पैराग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पर रिपीटेशन होता है वर्ड ब्रेक का, और ब्रेक मिरर्स द ब्रेकिंग द हार्ट ऑफ द पोएट। यहाँ पर सी फंक्शन करता है एज अ पावरफुल सिंबल ऑफ कंटिन्यूटी का। कंटिन्यू मतलब कोई भी चीज़ एक बार किसी के जाने पे रुकती नहीं है, वो लगातार कंटिन्यू फॉर्म में चलती रहेगी। वहीं जो ह्यूमन लाइफ है वो रिमेन्स फ्रेजाइल एंड टेम्पररी। फ्रेजाइल का मतलब भंगूर है। कोई भी, अभी जैसे हम कांच की बात करें तो कांच क्या होगा, अगर उस पर कोई कठोर चीज़ पड़ेगी तो क्या होगा, वो टूट जाएगा। और टेम्पररी का मतलब कि वो हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहने वाला, एक वक्त आएगा जब उसे टूटकर बिखरना ही है, और ह्यूमन वैसा ही है। लास्ट में आप देखेंगे कंट्रास्ट बिटवीन द लिवली एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द स्पीकर्स इंटरनल सॉरो। यहाँ पर दो अपोजिट पैराडॉक्स दिखाई देते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड को और स्पीकर के इंटरनल सॉरो को। ये दो चीज़ें हैं। deepen the emotional impact. Simple structure and musical quality enhance the poem's intensity. Last में some more lines on the next page. ये पोएम ब्यूटीफुली कैप्चर करता है यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस को ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है, किसी के जाने के बाद जब आप दुख जता रहे हैं, मॉर्निंग। एंड द पेन ऑफ मेमोरीज दैट कैन नेवर बी रिटेन, और किसी के जाने पर जो दुख हो रहा है वो दुख प्रकट करने से उस इंसान को आप वापस नहीं ला सकते। दिस इज ऑल अबाउट द ट्रू फैक्ट। वन लाइन कंक्लूजन, ब्रेक 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 इज डीपली इमोशनल लिरिक एक्सप्रेसिंग पर्सनल ग्रीफ, और ग्रीफ के साथ साथ मेमोरी एंड पेनफुल पैसेज ऑफ टाइम। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की बात करें जो एक्सपेक्टेड है एंड कैन बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर LT ग्रेड एग्जामिनेशन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन हैज आस्क्ड हियर, व्हाई डज द पोएट रिपीट ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब यहाँ पे जब आप रिपीटेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ रिपीटेशन ब्रेक 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 ये रिफ्लेक्ट करता है स्पीकर के इंटेंस इमोशनल पेन को। जस्ट एज द वेव्स कंटिन्यूसली स्ट्राइक द रॉक्स, उसका ग्रीफ भी रिपीटेडली स्ट्राइक कर रहा है उसके हार्ट में। देखिए वेव्स की जो कंटिन्यूइंग स्ट्राइक है रॉक से, ये ग्रीफ भी उसका रिपीटेडली स्ट्राइक कर रहा है हार्ट में। दोनों का कंपैरिजन किस तरीके से किया जा रहा है, ये वर्ड ब्रेक सजेस्ट कर सकता है डिस्ट्रक्शन को और इमोशनल कोलैप्स को, जो भावनात्मक रूप से वो टूट गए हैं उसके बारे में बात हो रही है। और इसके साथ ही साथ द रिपीटेशन ऑल्सो क्रिएट्स म्यूजिकल रिदम रिफ्लेक्टिंग कॉन्स्टेंट मोशन ऑफ द सी। और इसके साथ ही साथ यद्यपि अनलाइक द सी दैट कैन फ्रीली एक्सप्रेस इटसेल्फ, स्पीकर खुद को अपने दुख को, यहाँ पे इस फ्रेज को समझने की कोशिश करिएगा, खुद को और साथ ही साथ अपने दुख को शब्दों में व्यक्त करने में क्या है, द वर्ड इज देयर, असफल है। क्यों? क्योंकि द रिपीटेड फ्रेज एम्फेसाइज फ्रस्ट्रेशन एंड हेल्पलेसनेस, उसकी हताशा और निराशा को वो शब्द ब्रेक 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 यहाँ जता रहे हैं। और ये शो कर रहा है कि उसका ग्रीफ उस पर कितना ज़्यादा ओवरवेल्म हावी हो चुका है, और इसीलिए ये रिपीटेशन सिंबलाइज करता है नेचुरल मूवमेंट को और उसके इनर इमोशनल ब्रेकडाउन को भी। आगे की बात करें, हाउ डज टेनिसन कंट्रास्ट जॉय एंड सॉरो इन द
पोएम। टेनिसन ने जॉय और सॉरो दोनों को इस पोएम में किस तरीके से दिखाया है? दो अपोजिट चीज़ें एक ही साथ एक पोएम में। आपको याद होगा कमला दास ने भी ऐसी पोएम लिखी थी, माय मदर एट 66। उसमें भी उन्होंने कंट्रास्ट के थ्रू ही अपनी मम्मा की जर्नी को भी रिप्रेजेंट किया था। Tennyson contrasts the happiness of the fisherman's boy and sailor's lad with the deep sorrow of the speaker. चिल्ड्रेन लाफ्ट एंड प्ले नियर द सी सिम्बलाइज कर रहे हैं लाइफ की एनर्जी एंड इनोसेंट को। और ये शिप मूव कर रही है प्राउडली टुवर्ड्स द हार्बर शोइंग द प्रोग्रेस एंड एक्टिविटी। लेकिन ये तो लाइफ का हैप्पीनेस वाला पार्ट है, ये जॉय वाला पार्ट है। सी हेयर अब सॉरो वाला पार्ट किस तरीके से निकल कर आएगा? कंट्रास्ट में स्पीकर वहाँ पर अकेला है, रिमेंबर करता है अपने दोस्त को, उसके मित्र को जो कि अब जा चुका है, अब वो जिंदा नहीं है इस संसार में। जबकि उसी वक्त अलग इंसान क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं और वो अपने दुख में ट्रैप्ड है, फंसा हुआ है। और ये शार्प कंट्रास्ट हाईलाइट करता है उसके इमोशनल आइसोलेशन को। ये एक्सटर्नल वर्ल्ड है, ये जो कंटिन्यू हैप्पी है, लेकिन उसका जो इनर वर्ल्ड है वो साइलेंस है और पेन से भरा हुआ है। और ये कंट्रास्ट इंटेंसिफाई करता है फीलिंग ऑफ लॉस को। आगे की तरफ बात करें, सो द थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सी इन द पोएम? सो द सी इज द सेंट्रल सिंबल ऑफ इन द पोएम। और वो कैसे सेंट्रल सीम है? सी हेयर ये रिप्रेजेंट करता है कॉन्टिन्यूटी को, टाइम को, और साथ ही साथ नेचुरल साइकिल ऑफ लाइफ को। ये वेव्स कंटिन्यू क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं अगेंस्ट द शोर और शो कर रहे हैं कांस्टेंट मूवमेंट। एक तरीके से ये जो कंट्रास्ट है यहाँ पे स्पीकर फील करता है इमोशनली फ्रोजन, और ये सी रिफ्लेक्ट करते हैं पोएट के टर्बुलेंट फीलिंग को, और पावरफुल मोशन सजेस्ट करते हैं अनकंट्रोल्ड इमोशन को। इसी वक्त एक बार के लिए ऐसा होता है कि ये हाईलाइट करते हैं डिफरेंस बिटवीन नेचर्स प्रेमिनेंस एंड हेयर एंड ह्यूमन मोरालिटी को। बट जो सी है वो हमेशा क्या करता है? इटर्नल रहता है, और ह्यूमन का रिलेशनशिप टेम्परेरी रहता है। यहाँ आपको एक चीज़ समझने की जरूरत है कि सी का सिग्निफिकेंस इस पोएम में क्या है। सी का सिग्निफिकेंस सीधा सीधा सा है कि बाहरी संसार कैसा है, वो दुख से है, तकलीफ से भरा पड़ा है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो सी है यहाँ पर एज अ एक्सटर्नल रिप्रेजेंट किया गया है। और जो पोएट का दुख है, वो तकलीफ है, उसे इंटरनल रिप्रेजेंट किया गया। और इसके साथ ही साथ उसने ये भी बताया है कि ह्यूमंस जितने सारे हैं उनकी जो रिलेशनशिप है वो टेम्प्रेरी होती है, कुछ भी यहाँ परमानेंट नहीं है। अगर सब कुछ परमानेंट होने लगे तो हम सभी जो ईश्वर की भेजी गई यहाँ संतानें हैं वो यहीं रह जाएंगी। फिर लाइफ का जो सर्कल है, लाइफ डेथ, ये चलेगा ही नहीं, ये बंद हो जाएगा। और इसीलिए ये सी यहाँ सिम्बलाइज होता है बोथ इमोशनल टर्मोइल एंड अनएंडिंग पैसेज ऑफ टाइम। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की बात करें, डिस्कस ब्रेक 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 एंड एज एन एलेजिक पोएम। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 पैराग्राफ में आंसर है। पहले फर्स्ट पैराग्राफ को क्लियर करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जाता है ब्रेक 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 ये कंसिडर किया जा सकता है एन एलेजिक लिरिक बिकॉज ये एक्सप्रेस करता है सॉरो को ओवर द डेथ ऑफ वन लव्ड वन। ये किसी तरीके के ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर को, जो एलेजी का फॉर्म होता है, उसको फॉलो तो नहीं करता, लेकिन ये कन्वे करता है क्या? डीप मर्निंग एंड इमोशनल पेन को। और ये पोएम रिफ्लेक्ट करता है टेनिसन के ग्रीफ फॉर द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलन। ये नाम आप अंडरलाइन कर लीजिएगा और कोशिश करिएगा कि इसको एग्जाम में एज अ हाईलाइट करके रिप्रेजेंट करें। नेक्स्ट की अगर बात करें, ये हाईलाइट करती है क्राई ब्रेक 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 को, और किस तरीके से हाईलाइट करती है? पोएट के इमोशनल ब्रेकडाउन के जरिए। यहाँ पर सी इमेजरी क्रिएट करती है मेलनकलिक। मेलनकलिक का मतलब होता है दुख वाला एटमॉस्फेयर, वातावरण। और ये रेफरेंस है वेनिस्ड हैंड एंड वॉइस दैट इज स्टिल डायरेक्टली टू द डेथ। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अनलाइक द क्लासिकल एलोजीज, ये पोएम किसी तरीके से कंसोलेशन की तरफ मूव नहीं करती है, और वहाँ किसी तरीके का कोई कंफर्ट भी ऑफर नहीं करती है। इंस्टेड इट एंड्स विथ पेनफुल रियलाइजेशन दैट द पास्ट कैन नॉट रिटर्न। कि अगर आप अपने दुख को लेकर बैठे तो आपका प्रेजेंट तो खराब हो ही रहा है, साथ ही साथ आपका जो फ्यूचर है वो फ्यूचर भी खराब हो रहा है। तो सिंपली कह रहे हैं कि आप अपना प्रेजेंट ठीक करें और पास्ट में जो हुआ है उस पास्ट को आप भूल जाएं। अगर आप पास्ट के साथ ही जीते रहेंगे तो आपका फ्यूचर भी स्पॉइल होता रहेगा, और प्रेजेंट जो खराब हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आगे वो बताते हैं, ये पोएम एक पावरफुल शॉर्ट एलेजी है जो कैप्चर करती है परमानेंस ऑफ लॉस एंड प्रेसिडेंस ऑफ मेमोरी को। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एग्जामिन द थीम ऑफ मेमोरी एंड लॉस इन द पोएम। अब आंसर में देखिएगा, मेमोरी एंड लॉस फ्रॉम द कोर ऑफ द पोएम। मेमोरी और लॉस यही तो इस पोएम का एक कोर पॉइंट है। कैसे? स्पीकर रिमेंबर करता है
टच एंड वॉइस ऑफ हिज लॉस्ट फ्रेंड, उसे याद आती है। जैसे कि आप किसी अपने लव्ड वन को खो दो तो आपको हमेशा याद आएगी कि वो पर्सन मेरे साथ था, तो वो ऐसे बातें कर रहा था, उसकी आवाज़ आपके कानों में गूंज रही होंगी, उसके साथ बिताए हुए पल आपको याद आ रहे होंगे। तो यही सब जो मेमोरीज़ हैं, ये क्या करती हैं, ये दोनों उसको कंफर्ट एंड पेन प्रोवाइड कर रही हैं। और ये जो फ्रेज़ है, ये फ्रेज़, दो फ्रेज़ यहाँ पर यूज़ हुए हैं। यू हैव टू यूज़ दिस फ्रेज़ इन योर एलटी ग्रेड मेंस एग्जामिनेशन, वैनिस्ड हैंड एंड वॉइस दैट इज स्टिल। ये एम्फेसाइज कर रहे हैं साइलेंस को कॉज्ड बाय द डेथ। इसके बाद आगे की तरफ बात करें तो स्पीकर सेंस सीन ऑफ जॉयफुल चिल्ड्रेन, ये कंट्रास्ट करते हैं पेनफुल मेमोरी को, कि जो बाहरी दुनिया है वो कितनी खूबसूरत है, और इसी तरीके से बाहरी दुनिया में कुछ टाइम पहले उन्होंने पास्ट में अपने दोस्त के साथ अच्छे वक्त बिताए थे, बट वो अच्छा वक्त अब नहीं है। यहाँ पर स्पीकर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है उस हैप्पीनेस को जो उसके आसपास हो रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि वो पूरी तरीके से उस दोस्त की मेमोरीज़ में, उसकी याद में खो चुका है। आगे देखिएगा, ये पोएम सजेस्ट करता है मेमोरीज़ कीप्स द पास्ट अलाइव बट ऑल्सो डीप इन सफरिंग, वो हमें दुख तकलीफ भी देता रहता है। या जहाँ पर सी को जो दिखाया गया है कंटिन्यू मूव कर रही है, सिंबलाइज कर रही है कि पॉसिंग फॉरवर्ड, कि हमारी लाइफ में अगर कुछ हो भी रहा है तो हमें उससे भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम अपने वर्तमान में ही फंसे रहेंगे और फ्यूचर की तरफ नहीं सोच पाएंगे, और पास्ट तो जो हमारा ख़राब हो चुका है वो तो हो ही गया है। द स्पीकर रिमेन्स इमोशनली अटैच्ड टू वॉट इज़ गॉन। नेक्स्ट की अगर बात करें तो टेनिसन शो करते हैं लॉस इज़ परमानेंट एंड टेम्पररी, जो कि कभी भी रिस्टोर नहीं किया जा सकता पास्ट में जाकर। और फाइनल लाइन इम्फलाइज करती है डेज दैट आर नो मोर विल नेवर रिटर्न। और इसी तरीके से ये पोएम ब्यूटीफुली प्रेजेंट करती है उस मेमोरी को प्रीशियसली एंड पेनफुल तरीके से, और हाईलाइट करती है ट्रेजिक रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को। आई होप ये पोएम आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर या कमेंट हमें आगे बढ़ने से मोटिवेट करता है। कुछ भी आप कमेंट या लाइक वगैरह किया करिए, दैट्स हेल्प्ड अलॉट टू मूव फॉरवर्ड। क्लास नंबर 15 नेक्स्ट में हम बात करेंगे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बारे में। टिल देन साइनिंग ऑफ, बाय, जय हिंद एवरीवन।